चलिए, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे थे। तो बताया गया था कि एक चीज़ जो है यहाँ पे करेक्शन करना है पिछले वाले वीडियो के लिए। जैसे हम बताए थे कि यहाँ पर एक सीलिंग है, उस सीलिंग के साथ यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे टेंशन जो है किधर रहेगा, ये जो हम तुमको बता रहे थे। देखो, एम मास के ब्लॉक है, इस एम मास के ब्लॉक पे ग्रेविटी का फोर्स जो है वेट के कारण ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। जैसे ही mg नीचे की तरफ लगेगा तो ब्लॉक जो है वो आना चाहेगा नीचे। ब्लॉक जो है आना चाहेगा नीचे, तो ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, ये क्या हो जाएगी, तन जाएगी, इसमें खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से खिंचाव आएगा कि ये जो ब्लॉक है वो जाना चाह रहा है नीचे, तो रस्सी जो है उसको अपने ऊपर की तरफ खींचेगी किसी न किसी फोर्स से। ये जो टेंशन फोर्स है वो हम कल लिख दिए थे पुल बाई ब्लॉक, जो गलत था। जैसे ही ये ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे की तरफ, तो रस्सी जो है ऊपर की तरफ जो है जिस फोर्स से खींचेगी, उस फोर्स को बोलेंगे हम लोग टेंशन फोर्स। दिस इज पुल बाई स्ट्रिंग। ये जो है, ये जो ऊपर की तरफ खींचा गया है, ये किसके द्वारा खींचा गया है, ये स्ट्रिंग के द्वारा खींचा गया है। जैसे ही स्ट्रिंग के द्वारा खींचा गया है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो टेंशन है ये जो है पुल बाई ब्लॉक, ठीक है ना, पुल बाई ब्लॉक। ये जो टेंशन है ये ब्लॉक जो है पुल कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतना दूर का रस्सी का जो पार्ट है वो जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो इक्वल और अपोजिट होता है, इक्वल और क्या होता है, अपोजिट। जब रस्सी का मास जो है निग्लिजिबल है, मास है ही नहीं, मासलेस स्ट्रिंग है, तब समझ गया ना। चलो, तो ये हम तुमको बताना चाह रहे थे। हेडिंग लगाना लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम। ये लेमिस थ्योरम क्या है तो समझो। लेमिस थ्योरम है, मान लो कि जैसे कोई ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और दिस इज सी वेक्टर। मान लो कि ए वाला जो एंगल है वो बीटा दिया हुआ है, ए वाला जो एंगल है वो अल्फा दिया हुआ है, और ए वाला जो एंगल है वो मान लो, सॉरी, ये वाला एंगल जो है वो बीटा दिया हुआ है और ए वाला एंगल जो है गामा दिया हुआ है, ऐसे गामा दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कि ए वेक्टर बाई साइन अल्फा बराबर बी वेक्टर बाई साइन बीटा बराबर सी वेक्टर बाई साइन गामा। ऐसे तुम जो है लिख सकते हो। एक्चुअल में एक साइन लॉ ही है, ये क्या है हमारा, एक साइन लॉ ही है, ठीक है ना। यहाँ पे वेक्टर वेक्टर का कहानी आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम पढ़े होगे कि दो ठो वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है, दो ठो वेक्टर के बीच में एंगल वो हमेशा हेड के बीच में होता है या तो टेल के बीच में। कोई बात नहीं, इस वेक्टर को थोड़ा सा, ए वेक्टर को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा। अच्छा, बी वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बी वेक्टर को, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस अल्फा। और इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा,
ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड का बात कर रहे थे इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दो, मैग्नीट्यूड ए बाई साइन अल्फा, अल्फा नहीं लिखा हुआ है 180 माइनस अल्फा लिखा हुआ था एक्चुअल में, बराबर बी बाई साइन 180 माइनस बीटा लिखा हुआ है, बाय सी बाई साइन 180 माइनस गामा लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्चुअल में यही लिखा हुआ है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन ही थीटा होता है इसलिए सब साइन बन गया है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को लिखने का एक और तरीका है, समझो, इस फिगर को बनाने का एक और तरीका, कैसे देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से, कि दो ठो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, ठीक है, ऐसे मान लो, एक बी वेक्टर है, ठीक है, अब एक सी वेक्टर है, ऐसे मान लो, लेट्स दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी वेक्टर। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर ए और बी वेक्टर ए, देखो 180 माइनस गामा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 180 माइनस गामा। अच्छा, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो देखो ए वेक्टर ऐसे है और सी वेक्टर नीचे है, देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल है 180 माइनस बीटा, तो दिस इज 180 माइनस बीटा, ठीक है, और ए पता चली गया होगा 180 माइनस गामा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, क्लियर, 180 माइनस अल्फा, सॉरी 180 माइनस अल्फा, तो लिखेंगे ए बाई ए के सामने वाला एंगल, तो लिखेंगे ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाई साइन, सामने वाला एंगल कौन सा है 180 माइनस अल्फा, बराबर ऐसे लिखेंगे बी, बी बाई सामने वाला एंगल, बी बाई साइन सामने वाला एंगल कितना 180 माइनस बीटा, बराबर सी वेक्टर, सी वेक्टर कौन है नीचे, नीचे है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई 180 माइनस ऊपर वाला एंगल कितना है सामने वाला जस्ट 180 माइनस गामा। तो इस तरीके से भी जो है तुम साइन लॉ के स्टेटमेंट को समझ सकते हो, क्लियर हुआ ना, चलो, तो ये था हमारा साइन लॉ, चलो हेड ही लगाना, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, फिलहाल अभी जो है हम बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल में आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, पहले बैलेंस फोर्स के बारे में बताते हैं। जैसे बैलेंस फोर्स के बारे में बताने के लिए जो है हम एग्जांपल समझाते हैं, देखो जैसे मान लो कि तीन ठो बच्चे हैं, तीन ठो बच्चे इधर है, तीन ठो बच्चे, ठीक है, और रस्सी खेलने वाले खेल खेल रहे हैं, खींचने वाले, एक रस्सी हाथ में लोग पकड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर रस्सी है, और यहाँ पर भी तीन ठो बच्चे इधर, ऐसे तीन ठो बच्चे हैं, ठीक है ना, ऐसे तीन ठो बच्चे, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, ये बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6, छोटे बच्चे हैं, ये जो है ये दोनों इस रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी को, ये भी कोई फोर्स से खींच रहा है एफ से, ये भी कोई फोर्स से खींच रहा है एफ से, इसको भी इधर कोई खींच रहा है एफ से, इधर को भी एफ से कोई फोर्स खींच रहा है, ये भी फोर्स एफ से खींच रहा है, ये भी फोर्स एफ से खींच रहा है, तो बताओ क्या रस्सी यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल इधर नेट फोर्स कितना है 3F, और इधर टोटल नेट फोर्स 3F, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, तो बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स होता है F1 प्लस F2 वेक्टर, बताओ F1 वेक्टर जो है 3F वो इधर की तरफ है, और प्लस 3F जो है वो इधर की तरफ है, इक्वल अपोजिट है, इसलिए कितना आएगा नेट फोर्स 0, तो इसमें नेट फोर्स लगने वाला 0 है, तो बोलेंगे कि ये जो रस्सी में बीच में जो लगा हुआ है, ठीक है ना, ये किसमें है बैलेंस्ड है, क्या है बैलेंस्ड, कहीं नहीं जा रहा है, बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि जिस पे नेट फोर्स लगने वाला कितना हो, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स 0,
ठीक है ना। तो बोलेंगे कि बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स जो है ये दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, एक रुका हुआ केस में, अब एक डायनेमिक केस में। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड को हम इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बैलेंस को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस्ड या इक्विलिब्रियम जो है दो केस में पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। बैलेंस्ड या इक्विलिब्रियम जो है वो दो केस में पॉसिबल है। कैसे, पहले तो बैलेंस या इक्विलिब्रियम का पता चल गया होगा, नेट फोर्स कितना हो, जीरो, और नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन भी कितना हो, जीरो, नेट एक्सेलरेशन भी कितना हो, जीरो। अब नेट एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी ना एक्सेलरेशन जीरो होगा। चलो एक चीज, अब वेलोसिटी कांस्टेंट दो तरीके से हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला कि वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो, तो वेलोसिटी अगर जीरो रहेगा तो ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में, और अगर रेस्ट में रहेगा तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक बैलेंस्ड, ठीक है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक बैलेंस्ड, स्टैटिक बैलेंस्ड, ठीक है ना, कि वो रुका हुआ है और बैलेंस है। अब ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो नहीं हो फिर भी कांस्टेंट हो, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वेलोसिटी तो जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमेशा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये मोशन में है, मोशन में है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ, बोलो, या डायनेमिक बैलेंस्ड, डायनेमिक बैलेंस्ड बोलते हैं, समझ में आया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक बैलेंस्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ऑब्जेक्ट जो है दो तरीके से जो है वो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो सकता है। चलो अब इस पे ही जो है इक्विलिब्रियम पे दो तीन को सवाल करते हैं। अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा सिंपल सवाल से। तो देखो यहां पर एक ग्राउंड है, क्या है, यहां पर एक ग्राउंड, यहां पर एक ग्राउंड है, और यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट जो है पड़ा हुआ है, m मास का जो है ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, m मास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ग्राउंड है, ठीक है, रुका हुआ है। अब m मास का जो ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ है सवाल में, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। सवाल है फाइंड, पहले तो सबसे पहला है ड्रॉ एबीडी ऑफ ब्लॉक एंड ग्राउंड। ब्लॉक और ग्राउंड का जो है एबीडी पहले बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और दूसरा सवाल है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। चलो बताते हैं आराम से समझना। पहले जो एम मास के ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। एम मास के ब्लॉक जो है जाना चाहेगा जमीन के सरफेस के नीचे, जैसे ही जाना चाहेगा नीचे तो जमीन का सरफेस जो है इस एम मास के ऑब्जेक्ट को नीचे जाना क्यों चाहेगा, क्योंकि mg लग रहा है किधर, नीचे की तरफ। जैसे ही ग्रेविटी है नीचे की तरफ लगेगा तो जमीन का जो सरफेस है उस ब्लॉक के सरफेस पे ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा देगा, फोर्स लगा देगा। दिस इज नॉर्मल फोर्स। तो ये जो नॉर्मल होना चाहिए वो mg के क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये ब्लॉक जो है ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में, तो ऊपर का फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, नीचे का फोर्स। क्लियर हुआ। ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो प्लस जे कैप की तरफ लग रहा है और mg जो है वो माइनस जे कैप की तरफ लग रहा है, वेक्टर फॉर्मेट में हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, याद रखना। अगर ग्राउंड का एक जो है एबीडी बनाना है तो ग्राउंड का एबीडी ऐसे होगा, ये हमारा ग्राउंड है। जैसे ही ब्लॉक जाना चाहा नीचे ग्राउंड को तो ग्राउंड जो है पुश किया ऊपर की तरफ, और वो जो फोर्स से पुश किया उसको नॉर्मल रिएक्शन बोले। तो जैसे ही उसको पुश किया ब्लॉक के सरफेस को, तो ब्लॉक का सरफेस भी जो है ग्राउंड को ऐसे पुश किया किसी न किसी फोर्स से, सेम नॉर्मल से। अब इस नॉर्मल का वैल्यू भी क्या होगा, mg के ही बराबर ही होगा। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स mg के बराबर है तो नीचे वाला फोर्स भी क्या होगा, mg के बराबर होगा।
क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अगला दूसरा सवाल, ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहां पर 3 ठो ब्लॉक है। क्या है? 3 ठो ब्लॉक। एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक ए है। ये M1 मास का है, ये M2 मास का है, अभी M3 मास का है। ये हमारा ग्राउंड है। सवाल है कि ये जो ब्लॉक्स हैं वो इक्विलिब्रियम में है। ये दिया हुआ है सवाल में। सवाल है फाइंड, पहला तो सवाल है, पहला ड्रॉ ABD ऑफ each blocks, ड्रॉ ABD ऑफ each blocks। ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक्स पे जो है नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो। बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। चलो पहले जो है सभी का हम ABD बनाते हैं। पहले बनाते हैं M1 का। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहले बनाते हैं M1 का। देखो M1 पर जैसे ही M1 जो है वो दूसरे वाले ब्लॉक M2 को रखा, जैसे ही इस पे ग्रेविटी का फोर्स पहले लगेगा नीचे की तरफ mg, जैसे ही ग्रेविटी लगेगा mg नीचे की तरफ m1g, सॉरी, इस पे जैसे ही m1g जो है ग्रेविटी का फोर्स लगेगा किस पे? M1 मास पे, m1g नीचे की तरफ जैसे ही नीचे जाना चाहेगा तो ये जो दूसरा ब्लॉक था M2, ये दूसरा ब्लॉक था M2, यहाँ पे M2 ये वाला M2 था, वो M2 ब्लॉक के सरफेस जो है M1 ब्लॉक के सरफेस को ऊपर की तरफ पुश करेगा और किसी न किसी फोर्स से, जिस फोर्स से पुश करेगा नॉर्मल सीधा बनेगा। उसी को क्या बोल रहे थे? नॉर्मल। तो ऊपर की तरफ इसको जो है ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेगा और वही फोर्स जो है परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाएगा? नॉर्मल। मान लो N1। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल, दूसरा है M2 का ABD बनाओ। M2 का, अब देखो ये जो है हमारा M2 ब्लॉक है, ये हमारा क्या है? M2 ब्लॉक, ये हमारा M2 ब्लॉक। M2 ब्लॉक पे ग्रेविटी का फोर्स तो पहले लगेगा M2 नीचे, जैसे ही M2 लगेगा M2g। अब ये जो है थर्ड ब्लॉक का सरफेस है। देखो जैसे ही M2 का ब्लॉक जो है M2 का ब्लॉक, ये ब्लॉक M2 ब्लॉक का जो सरफेस था, ये जो पुश बाय क्या है? पुश बाय M2 ब्लॉक, M2 मास का ब्लॉक है। तो M2 मास का ब्लॉक जो है वो M1 मास को ऊपर की तरफ पुश किया, तो याद करो ऊपर वाला मास भी M1 मास भी M2 ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश करेगा, तो इसको नीचे की तरफ पुश करेगा किसी न किसी फोर्स, वही फोर्स जो है इक्वल अपोजिट होता है N1 से। और ये जो है पुश बाय क्या किया गया? M1, पुश बाय M1। M2 को समझ में आ रहा है क्या किए? कि पहले M1 का बनाए, M1 पे ग्रेविटी लगा, M1g जैसे ही आना चाहे नीचे तो M2 का सरफेस जो है, M2 का सरफेस वो उसके ऊपर की तरफ पुश किया किसी न किसी फोर्स से, और उस फोर्स का क्या नाम होता है? नॉर्मल। तो ये N1 जो है वो पुश बाय M2 ब्लॉक है, नीचे वाला सरफेस। तो बाय एक्शन रिएक्शन पेयर जो है ऊपर वाला ब्लॉक जो है M1 ब्लॉक का सरफेस जो है वो M2 को भी नीचे की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। M2 को भी नीचे की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। देखो यहां पर ही बनाया है, इसको यहां बना लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे नीचे की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा ऐसे। और ये किसी ना किसी फोर्स N1 से, ये जो N1 फोर्स पुश किया, जो ब्लॉक का सरफेस जो है M2 ब्लॉक का सरफेस M1 को पुश किया था, वही M1 ब्लॉक का सरफेस M2 को जो है पुश किया नीचे की तरफ। ये जो है पुश बाय क्या है? पुश बाय M1। क्लियर हुआ कि नहीं? और M2 का अपना ग्रेविटी का फोर्स लगेगा M2 नीचे। और एक बात और है कि ये जो M3 सरफेस है, जो M2 के जस्ट नीचे है, वो M2 को ऊपर की तरफ एक और नॉर्मल फोर्स से ऊपर की तरफ लगाएगा जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे है। तो ये फोर्स जो है मान लिया हम कितना? N2। क्या मान लिया? N2 फोर्स से जो है ये उसको M2 को क्या करेगा? ऊपर की तरफ जो है धक्का देगा। M2 के सरफेस को M3 का सरफेस जो है उसको क्या करेगा? नॉर्मल फोर्स से ऊपर पुश करेगा। तो M3 का अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखो M3 का डायग्राम बनाते हैं। M3 का पहले तो M3 का अपना ग्रेविटी का फोर्स लगेगा M3g, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना कि M3 का सरफेस जो था वो M2 के सरफेस को ऊपर की तरफ पुश किया किसी न किसी फोर्स नॉर्मल से N2 से।
तो बाई एक्शन रिएक्शन पेयर M2 का भी सरफेस जो है वो M3 के सरफेस को नीचे किसी न किसी फोर्स से, वही फोर्स से पुश करेगा। किधर? नीचे। कौन सा फोर्स? मान ली वही फोर्स जो N2 जो है N2 से। ये जो है N2 ये पुश बाई क्या था? पुश बाई M3, पुश बाई M3। तो ये जो N2 है ये क्या है? पुश बाई कौन सा? M2। M2 जो है ऊपर वाला सरफेस इसको पुश किया वही फोर्स से। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान से देखो कि जैसे ही एक ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक नीचे आना चाहेगा नीचे, तो ग्राउंड का सरफेस जो है, ग्राउंड का सरफेस उसको किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करेगा। दिस इज N3। अब ये जो N3 है ये दिस इज पुश बाई ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के सरफेस पे भी N3 जो है क्या करेगा? पुश करेगा नीचे की तरफ। तो ग्राउंड वाला नहीं बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो, अब दूसरा बात है कि न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। तो ये ब्लॉक जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे है सारा। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर क्या होगा? नीचे का फोर्स। बताओ कि ऊपर का फोर्स कौन सा है? पहले N1 बराबर क्या होना चाहिए? M1G, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, तो N1 बराबर हो गया कितना? M1G। तो पहला नॉर्मल रिएक्शन निकल गया N1। अच्छा, N2 देखो, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स कितना है? ऊपर का फोर्स है N2, नीचे का फोर्स है N1 प्लस M2G, जो एरो लगाया हुआ है नीचे की तरफ वो। तो ऊपर का फोर्स है N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G। अब बताओ N1 कितना है? N1 है M1G, तो N2 इक्वल टू हो गया M1G प्लस M2G। अब यहाँ पे G कॉमन ले लो तो बन गया M1 प्लस M2। दिस इज N2 आ गया, दिस इज N2। कोई बोल दे कि N3 निकालो, बिल्कुल निकाल देंगे। ऊपर का फोर्स N3 इक्वल टू नीचे का फोर्स N2 प्लस M3G। तो N3 इक्वल टू M2, ऊपर का फोर्स कितना है? ऊपर का फोर्स है N3 इक्वल टू नीचे का फोर्स कितना है? नीचे का फोर्स है N2 प्लस M3G। तो नीचे का फोर्स है N2 प्लस M3G। बताओ N2 कितना निकाले हैं? N2 निकाले हैं M1G प्लस M2G और प्लस M3G एक्स्ट्रा है। तो बताओ G कॉमन ले लो तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू कितना? G, दिस इज द N3। क्लियर हुआ? बोलो। चलो, तो ये हम जो है इसको ब्लॉक वाला प्रॉब्लम्स आते हैं तो बता दिए। अब ये जो चीज़ है तुमको अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को क्या करो, रिवाइज करके देख लो पीछे से। ठीक है, चलो एक और सवाल देखो, ध्यान से समझना। ये एकदम वर्टिकल सरफेस है, अब ये स्फेरिकल ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पर उसका एक सेंटर है। थोड़ा सा ये टीचा बन गया, कोई बात नहीं, बढ़िया से बना लेते हैं। ये बढ़िया बना है, ये इसका सेंटर है। ऐसे यहां पर एंगल जो है दिया हुआ है थीटा और इसका मास दिया हुआ है m। ठीक है, सवाल है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाई, ये तो कोई वर्टिकल वाल है, ये क्या हमारा वर्टिकल वाल। अभी जो इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है सवाल में, अभी हमारा इंक्लाइन प्लेन है। अब इंक्लाइन प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे झुका हुआ है। तो अप्लाइड बाई वर्टिकल वाल एंड इंक्लाइन प्लेन। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम बताएंगे, ठीक है, हो सके तो तुमको दोनों तरीका जो है समझ में आए और
हम जो है तुमको ये समझाना चाहते हैं कि तुम जो है किस किस तरीके से इस चीज़ को सोच सकते हो। हम मेरा जो है बिल्कुल मोटिव नहीं है आंसर निकाल के बता देना, ठीक है ना। मेरा मोटिव ये है कि तुम कितने तरीके से इस चीज़ को सोच सकते हो। जितना तुम सोचोगे उतना ही सवाल जो है तुमसे बढ़िया से बनेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो है हमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो पहले हम एपीडी बनाते हैं, एपीडी बनाते हैं। तो एपीडी बनाते हैं, चलो बनाते हैं एपीडी। देखो ध्यान से बनना, एपीडी यहाँ पर यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल वाल है, वर्टिकल वाल है, और ये हमारा जो है इंक्लाइन प्लेन का वाल है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन का वाल है। अब ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो कि जहां पे सरफेस कांटेक्ट में होता है वहां पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ए वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस इस एम मास के ब्लॉक को, स्फेरिकल ब्लॉक को जरूर किसी न किसी फोर्स से लगाएगा। उन फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, N1। ये वर्टिकल वाल जो है, ये N1 जो है वो कौन पुश किया है? तो ऑफ कोर्स दिस इज पुश बाय वर्टिकल वाल, ठीक है। अब यही नॉर्मल जो है वो वर्टिकल वाल को भी पुश करेगा। ये कौन? एम मास, तो वो हमको नहीं जानना। चलो N1 लगाएगा। अच्छा, उसी तरह N2 जो है इंक्लाइन प्लेन, इसको ऐसे लगाएगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में है। दिस इज N2। अब E जो है पुश बाय इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन जो है उसको ऊपर की तरफ धक्का दिया। अब बताओ कि इसका मास है ना, मास जो है इसको ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ ऐसे। बताओ, याद करो कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ होता था वही एंगल नॉर्मल रिएक्शन और वर्टिकल के साथ बनाता था। इंक्लाइन प्लेन जो है नॉर्मल कौन सा लगा रहा है? N2, और वर्टिकल ए है, तो ए भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। कितना होगा? थीटा होगा। क्या होगा हमारा? थीटा। तो बताओ कि एम मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो लग रहा है mg नीचे की तरफ, फिर एक लग रहा है N1 इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, और N2 लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो है हमारा वर्टिकल वाल है। अब ए एंगल जो है हमारा थीटा दिया हुआ है, देखो थीटा। अब बताओ यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे बताओ N2 का हमारा दो कंपोनेंट आएगा, N2 का दो कंपोनेंट आएगा। N2 का ए वाला कंपोनेंट आएगा कितना? N2 का cos थीटा, और N2 का एक कंपोनेंट आएगा N2 का sin थीटा, N2 का sin थीटा। अब बताओ कि ये जो ब्लॉक है एम मास का स्फेरिकल ब्लॉक, वो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, इक्विलिब्रियम में है तब। तो हम सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉ लगाएं, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऊपर का फोर्स बराबर क्या होना चाहिए? नीचे का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स है N2 cos थीटा, और नीचे का फोर्स क्या है? mg। तो N2 का cos थीटा इक्वल टू mg बराबर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ कि यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? N2 इक्वल टू mg बाई cos थीटा, और दिस इज mg sec थीटा। तो N2 इक्वल टू आ गया मेरे पास mg sec थीटा। तो पता चल गया N2 कौन सा था, N2 कौन सा नॉर्मल था? तो N2 था जो इंक्लाइन प्लेन जो है इस स्फेरिकल ब्लॉक को जो है किसी न किसी फोर्स से पुश किया, वो था। तो ये जो है N2 वो हमारा पास आ गया mg sec थीटा, और यही ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन को भी नीचे की तरफ पुश करेगा mg sec थीटा से। तो वो तो अभी हमको नहीं देखना है। क्लियर हुआ N2? अच्छा, अब हमको निकालना है N1। तो बताओ N1 जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो बताओ कि लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वहीं के वहीं है, तो लेफ्ट का फोर्स है N1 और राइट का फोर्स है N2। पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है न्यूटन्स लॉ लगाए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बताओ कि लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स कितना है? N1, और राइट का फोर्स कितना है? N2 का कितना है? N2 का साइन थीटा है, N2 का साइन थीटा है, N2 का साइन थीटा। अब बताओ कि N2 कितना है? N2 निकाल चुके हैं, N1 इक्वल टू N2 निकाल चुके हैं कितना? mg बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो mg का टेन थीटा हो गया। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा आंसर। N1 कौन था? तो N1 वर्टिकल वाल जो है पुश कर रहा था इसको, वो mg का टेन थीटा से, और वही ब्लॉक जो है वर्टिकल वाल को उसी फोर्स से mg टेन थीटा से क्या करेगा? पुश करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छी बात है।
इस सवाल को करने का एक और थ्योरी, हम अभी तुमको पता है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम से भी हम कैसे सोच सकते हैं बता रहे हैं, ध्यान से। लेमिस थ्योरम से कैसे सोच सकते हैं? बाय लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम समझो, लेमिस थ्योरम से कैसे सोच सकते हैं। एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक लेमिस थ्योरम से कैसे सोच सकते हैं। तो पहले हम डायग्राम बना चुके हैं। देखो ये वाला फ्लूइड बॉडी डायग्राम को यहाँ पे फिर से बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये मास का है, N2 लग रहा है इधर, N1 लग रहा है इधर, और ये वर्टिकल है, ठीक है, और mg लग रहा है नीचे ऐसे। बताओ, हमको सिर्फ एंगल देखना है और कुछ नहीं, एंगल देखना है। बताओ ई थीटा है, अभी कितना है 90, तो ई दो फोर्स के बीच में एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, अच्छी बात है। ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये हो गया एंगल 180 माइनस थीटा। देखो ये थीटा है, लीनियर पेयर से ही थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी कितना होगा 90। बस यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगाओ, mg बाई सामने वाला फोर्स, mg बाई साइन ऑफ एंगल, सामने वाला एंगल कितना 90 प्लस थीटा, बराबर n1 बाई सामने वाला एंगल, साइन का सामने वाला एंगल, तो n1 के सामने वाला एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो लिखेंगे n1 बाई साइन, साइन लिखने हैं 180 माइनस थीटा, इक्वल टू को कौन बच गया n2, n2 के सामने वाला एंगल 90 है, तो लिखेंगे n2 बाई साइन 90। बताओ, तो बताओ mg बाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू n1 बाई साइन 90 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, इक्वल टू n2 बाई साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो बताओ अगर e इसको बराबर करेंगे तो n2 का वैल्यू आ जाएगा कितना mg बाई cos थीटा, दिस इज mg sec थीटा, mg sec थीटा, n2 का वैल्यू आ गया। और अगर इसको बराबर करेंगे हम तो हो जाएगा n1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो mg बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज tan थीटा, mg tan थीटा। यही आया था ऊपर भी, यही वाला जो है ऊपर भी आया था, क्लियर हुआ ना। तो इसको ऐसे भी हम लेमिस थ्योरम से भी सोच सकते हैं, समझ गया ना। चलो ठीक है, अगला सवाल, एक और सवाल करते हैं आराम से, ठीक है। अगर हम जो है तुमको मल्टीपल मेथड से बता रहे हैं, तो मेरा मोटिव जो है तुमको एक बहुत चीज़ों से सिखाना है, अवेयर करवाना है कि वैसे भी जो है आंसर तुम सोच सकते हो, ठीक है, ऐसे तुम्हारा जो है माइंड खुलेगा। एक और सवाल, यहाँ पे देखो एक स्फेरिकल ब्लॉक है, ऐसे स्फेरिकल ब्लॉक, ये जो है दो ठो इंक्लाइन प्लेन के बीच में फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे दो ठो इंक्लाइन प्लेन के बीच में क्या हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है ऐसे, ठीक है। ए वाला एंगल जो है अल्फा है और ए वाला एंगल जो है हमारा बीटा है, और इसका मास जो है वो m दिया हुआ है। सवाल है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाई इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, अप्लाइड बाई इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट एंड इंक्लाइन प्लेन सेकेंड। ये हमारा, इसका नाम दे देते हैं इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट और इसका नाम दे देते हैं इंक्लाइन प्लेन सेकेंड, ठीक है। ये दोनों इंक्लाइन प्लेन के द्वारा जो है हमको कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ये हमको बताना है, बिल्कुल बता देंगे, बहुत आसान सवाल है, आराम से समझो, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। चलो बताते हैं, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहले जो है हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और हम फिर से बोल रहे हैं कि इसको बनाने का मेरा मल्टीपल मेथड से बनाने का ये मोटिव है, तुमको सिखाना चाहते हैं बस। देखो यहाँ पे ऐसे सरफेस है, ऐसे सरफेस है, और यहाँ पर हमारा इंक्लाइन प्लेन है ऐसे। अब इंक्लाइन प्लेन जो है, इंक्लाइन प्लेन इसके ब्लॉक के सरफेस को पुश करेगा ऐसे किसी ना किसी फोर्स से, उसी का नाम क्या दिए थे नॉर्मल, लेट्स नॉर्मल n1। उसी तरह यहाँ पर भी इंक्लाइन प्लेन है ऐसे ऐसे, इसका सरफेस भी जो है इसको किसी ना किसी फोर्स से पुश करेगा, दिस फोर्स इज n2। चलो मान लिए कितना है फोर्स n2। अब ये हमारा वर्टिकल है, हमारा क्या है वर्टिकल,
इस पे जो है नीचे की तरफ एक mg भी लगेगा, mg लग गया नीचे की तरफ, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फा, अब एंगल है बीटा। याद करो कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड के साथ बनाता है, वही एंगल नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकल के साथ बनाता है। तो ई इंक्लाइन प्लेन जो है वो नॉर्मल लगा रहा है n1, तो ये वर्टिकल के साथ यही भी एंगल बनाएगा अल्फा, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन है, ए इंक्लाइन प्लेन जो है वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है बीटा। तो ए इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल लगा रहा है, ए नॉर्मल जो है वो वर्टिकल के साथ बनाएगा, जो ई बना रहा है, ये बनाएगा कितना, बीटा। क्लियर है? अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा देख ही लो, बना भी सकते हो। देखो ये कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा 90, ये 90 माइनस बीटा, ये होगा 90 माइनस बीटा, ये हो जाएगा फिर से बीटा, क्योंकि 90 बनना चाहिए। अब फिर बीटा, तो ये भी कितना, बीटा। अभी वर्टिकल लाइन, और फिर वर्टिकल लाइन, अभी सेम लाइन है तो ये बीटा, तो ये भी कितना, बीटा। उसी तरह यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, बताओ यहाँ पर होगा 90, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा, अभी फिर से बन जाएगा अल्फा, फिर सामने वाला होगा अल्फा, अभी वर्टिकल लाइन, अभी लाइन हो गया, ये भी वर्टिकल लाइन, लाइन हो गया, सेम एंगल बनता है कोरिस्पोंडिंग एंगल से अल्फा। क्लियर है? चलो हम बता चुके हैं। अब हम एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, ठीक है। देखो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, ऐसे ऐसे, ए वाला फोर्स है N2, ए वाला फोर्स है हमारा, दिस इज N1, और इस एम पर लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स किधर, mg नीचे। अब इक्विलिब्रियम पे है, वहीं कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा। तो इस N1 का दो ठो कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। कौन कौन, अभी दिखाते हैं। देखो N1 का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, N1 का cos अल्फा, क्योंकि अल्फा है, जिधर अल्फा रहता है उधर क्या ले लेते हैं, cos, तो N1 का एक कंपोनेंट आएगा N1 cos अल्फा। अब N1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, N1 का sin अल्फा। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, उसी तरह N2 का वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में आएगा N2 का cos बीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा N2 का sin बीटा, sin बीटा। अब एक बात बताओ कि ये ब्लॉक जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, इधर का फोर्स मतलब लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो बताओ कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉ लगाएं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, तो बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है हमारा, N2 का साइन बीटा, और लेफ्ट साइड है, राइट साइड N1 का साइन अल्फा। तो N2 का साइन बीटा इक्वल टू N1 का साइन क्या, अल्फा, N1 का साइन अल्फा। उसी तरह यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में जो है न्यूटन्स लॉ, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो होगा ऊपर का फोर्स है N1 का cos अल्फा प्लस N2 का cos बीटा, N1 का cos अल्फा प्लस N2 का cos बीटा बराबर नीचे का फोर्स है mg। देखो नीचे का फोर्स है mg। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? N1 का cos अल्फा ऊपर की तरफ प्लस N2 का cos बीटा बराबर है mg है नीचे की तरफ। देखो क्लियर हुआ ना? अब बताओ कि यहाँ से दो को इक्वेशन है हमको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इसको सॉल्व करो और N1 और N2 निकालो। कैसे? देखो यहाँ से N1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, N1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, N2 का साइन बीटा बाई N2 का साइन बीटा बाई N1, ये आएगा। अभी उठा के इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में पुट करो, तो यहाँ पे N1 की जगह पर रख देंगे हम N2 का साइन बीटा बाई N1, ठीक है। N2 का साइन बीटा बाई N1 का, N1 लिख दिए, साइन अल्फा ना यहाँ पे, सॉरी साइन अल्फा, यहाँ पे उठा के पटको इसको N1 के पास, तो N2 का साइन बीटा बाई साइन अल्फा, सॉरी यहाँ पे साइन अल्फा को इंटू कॉस अल्फा प्लस N2 का कॉस बीटा बराबर क्या है, mg। अब यहाँ पे N2 कॉमन है तो ले सकते हो कॉमन, या N2 कॉमन ले लो और नीचे एलसीएम है कितना, साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो ऊपर आया साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस
ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर कितना mg। बताओ कि n2 इक्वल टू n2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी। बी ए को मान लो बीटा और इसको मान लो बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, देखो ए है, इंटू साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फा मल्टीप्लाई करो तो उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एम जी साइन अल्फा। तो n2 का वैल्यू कितना आ गया, n2 का वैल्यू हो गया एम जी साइन अल्फा बाई कितना साइन अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द आंसर ऑफ n2। n2 का आंसर आ गया। उसी तरह अगर n1 निकालना चाहते हैं तो n1 भी निकाल सकते हो। कितना है n1, n1 है इक्वल टू n1 इक्वल टू है n2 का साइन बीटा बाई साइन अल्फा, n2 का साइन बीटा बाई साइन अल्फा। ठीक है, बताओ कि यहाँ पे n2 की जगह पे यहाँ पे उठा के पटको इस पे तो हो जाएगा mc का साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये रख दिया n2 की जगह पे, इंटू कितना है साइन बीटा बाई पहले से साइन अल्फा है, देखो साइन अल्फा कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया mg का साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो n1 का वैल्यू आ गया कितना mg का साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आ गया आंसर। लेकिन हमारा आंसर जो है मोटिव वो आंसर निकालना नहीं था, हमको तो तुमको न्यूटन्स लॉ जो है लगाना सिखाना था। ठीक है, कैसे लगाते हैं, अच्छा बात है, अच्छी बात है। एक तरीके से और जो है इसको बताते हैं लेमिस थ्योरम से, बिल्कुल बताएंगे। देखो लेमिस थ्योरम से हम जो है तुमको बिल्कुल जो है ये समझाना चाहते हैं कि हम कैसे कैसे जो है निकाल सकते हैं, तरीका हमको जानना है और कुछ नहीं है। देखो ए पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लग रहा था हमारा n2, डायग्राम बनाए थे ना n2, और उधर लग रहा था n1। देखो यहाँ पे लग रहा था n1 और ये वर्टिकल डायरेक्शन था, और यहाँ पे लग रहा था हमारा mg, ये था हमारा एंगल बीटा, एंगल था हमारा अल्फा। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे n1 था, फिर से देख लो n2 n1 और नीचे mg। अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो टू फोर्सेस के बीच में एंगल है कितना अल्फा प्लस बीटा, और ए वाला एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, और ए वाला एंगल निकालना है तो हो जाएगा 180 माइनस बीटा। बताओ हम यहाँ पे साइन लॉ यूज करो तो n2 बाई लेमिस थ्योरम यूज करेंगे तो n2 बाई सामने वाला एंगल, साइन का सामने वाला एंगल, तो n2 के सामने वाला एंगल कौन सा है 180 माइनस अल्फा, तो लिखेंगे साइन 180 माइनस अल्फा बराबर n1 के सामने वाला एंगल, तो n1 बाई साइन 180 माइनस बीटा बराबर बराबर mg के सामने वाला, तो mg के सामने वाला हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा, एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ कि n2 बाई साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा बराबर n1 बाई साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है साइन बीटा बराबर mg बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात बताओ कि इसको बराबर करो इसके साथ तो n2 निकल जाएगा, n2 हो जाएगा mg इंटू साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये ना हल था, यही हल था, देख लो n2 के वैल्यू वही हल था mg साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, सही है ना। और उसी तरह एक बार इसको बराबर कर लो तो n1 बराबर हो जाएगा कितना mg साइन बीटा, mg इंटू साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा n1। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमको ये सवाल है कि ये सवाल टफ क्यों था। टफ हमको जो है इसलिए लगा क्योंकि ये तो इससे तो आसानी से आंसर निकल गया। एक और तरीका जो है तुमको सिखाने वाले जो बहुत काम का है। तरीका क्या है समझो, तरीका ये है कि सवाल टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा दिमाग सोचे कि n2 का कंपोनेंट जो है वो हम जो है तुमको ये सिखा रहे हैं। रुको, यहाँ पे एक चीज तुमको सिखाने वाले हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है तुम वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगाओ, उसके बाद देखो क्या होगा। न्यूटन्स लॉ जो है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगाओ, अप्लाई न्यूटन्स लॉ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, बस ये सवाल है।
होगा क्या समझना, ध्यान से समझो, यहां पे ध्यान से सुनना। ये वाला mg है, m इधर लग रहा था हमारा क्या, ये लग रहा था n2 और ये वाला लग रहा था हमारा n1 और यहाँ पे लग रहा था नीचे की तरफ mg। सही बात है, सही बात है। अच्छा अब क्या करो, सुनो, अब क्या करो, अब क्या करो, ये n1 जो है नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर में, n1 के परपेंडिकुलर क्या था हमारा, इंक्लाइन प्लेन का सरफेस था, क्या था ये हमारा इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, इंक्लाइन प्लेन का सरफेस था, फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, वही ना नॉर्मल n1 लगाया था। अच्छा ध्यान से देखो कि ई एंगल था बीटा, कितना था बीटा, अब ई एंगल कितना था, ई एंगल था अल्फा, और देखो कि ई टोटल जो एंगल है 90 है, टोटल एंगल कितना है 90, टोटल एंगल कितना है 90, टोटल एंगल है हमारा 90 डिग्री। देखो ई अल्फा, तो ई कितना हो जाएगा, ई वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, अगर ई 90 माइनस अल्फा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ई भी कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से समझो, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझना है। देखो हम n1 के परपेंडिकुलर, देखो n1 के परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट सरफेस था, n1 के परपेंडिकुलर देखो ऐसे परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर था, इंक्लाइन प्लेन जो है n1 के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल लगाया था ऐसे। तो बताओ ई 90, ई वाला अल्फा है टोटल 90 है, तो ई कितना हो जाएगा एंगल, ये वाला एंगल देखो ई टोटल 90 है, अब यहां से यहां तक अल्फा है, तो ई कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है सोच सकते हो। तो सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से फिर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो है वो न्यूटन लॉ लगाना है, तो आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो n2 का a वाला कंपोनेंट कितना होगा, n2 का a वाला कंपोनेंट कितना होगा, बताओ बताओ, mg का a वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg का a कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, mg का cos 90 माइनस अल्फा ये वाला होगा, और इसके परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर में इंक्लाइन प्लेन के हो जाएगा mg के sin 90 माइनस अल्फा। अरे जिधर रहता है थीटा उधर ले लेते हैं cos, तो cos ले लिए, और इधर नहीं था थीटा तो sin ले लिए। अच्छा अब ध्यान से देखो n2 है, n2 a वाला टोटल एंगल है यहां से यहां तक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो n2 का a कंपोनेंट होगा n2 का cos अल्फा प्लस बीटा, और n2 का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा n2 का sin अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ कि अलोंग इंक्लाइन प्लेन लगाएंगे तो ऊपर का फोर्स n2 का sin अल्फा प्लस बीटा, n2 का sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नीचे का फोर्स है mg का cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है sin अल्फा। बताओ यहाँ से n2 इक्वल टू आ गया mg का sin अल्फा बाई भाई sin अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द n2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, दिस इज द n2। तो इस तरीके से जो भी है तुम सोच सकते हो। चलो अगर n2 नहीं समझ में आया तो n2 निकालने में तुमको समझ में आया तो n1 निकालते हैं। देखो दूसरा n1 निकालना है, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जो है न्यूटन लॉ लगा के हम तुमको दिखाते हैं। देखो यहां पर था हमारा क्या, यहां पे था हमारा n2, यहां पे था हमारा n1, अभी हमारा वर्टिकल था, अच्छी बात है वर्टिकल था, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा, सब सही है, और mg जो है नीचे की तरफ लग रहा था, ये भी तुम लोग मानेगा हाँ सर ऐसा था। अब देखो तुमको जो है n2 जो था n2 वो क्या था, इंक्लाइन प्लेन किसका परपेंडिकुलर था, सेकंड का, तो एक सेकंड के प्लेन के इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर बनाते हैं ऐसे ऐसे, ये जो इंक्लाइन प्लेन है थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं ऐसे। देखो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन, ये जो है इसका क्या था परपेंडिकुलर, तभी ना n2 जो है इंक्लाइन प्लेन सेकंड जो है इंक्लाइन प्लेन सेकंड वो m मास के ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया था नॉर्मल n2 से। अच्छा अब ध्यान से देखना n1 का ई एंगल है बीटा
तो ई एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, अच्छी बात है, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ध्यान से कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ई 90 माइनस बीटा, तो ई भी कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा। एम जी का ई कॉम्पोनेंट होगा एम जी कॉस 90 माइनस बीटा, और एम जी का ए कॉम्पोनेंट कितना होगा, जो सॉरी इसके परपेंडिकुलर है N2 के लॉन्ग हो जाएगा एम जी का साइन 90 माइनस बीटा। अरे इधर वाला के कॉस लेते हैं, जिधर थीटा रहता है उधर कॉस ले लेते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हो गया एम जी कॉस 90 माइनस बीटा, और इधर नहीं था थीटा तो उधर साइन हो गया 90 माइनस बीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब हमको N1 का इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग चाहिए, इंक्लाइन प्लेन नहीं, इंक्लाइन प्लेन, ये जो हम अभी से ग्रीन कलर से हम सेट कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन है। देखो ये जो है हमारा, तो क्या है हमारा इंक्लाइन प्लेन, देखो ये वाला हमारा इंक्लाइन प्लेन है, समझा ना, ये वाला। अब इंक्लाइन प्लेन का N1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो बताओ ई वाला पूरा एंगल है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो N1 का ई कंपोनेंट होगा N1 cos अल्फा प्लस बीटा, N1 cos अल्फा प्लस बीटा, जो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग नहीं है, इधर होगा N1 का साइन अल्फा प्लस बीटा। बोलो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आया समझ में। अब बताओ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं तो N1 का साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू mg का cos 90 माइनस बीटा। देखो तो N1 का साइन अल्फा प्लस बीटा mg इक्वल टू mg का cos कितना 90 माइनस बीटा। बताओ कि N1 का साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg cos 90 माइनस बीटा क्या होता है साइन थीटा, तो mg साइन बीटा, mg साइन बीटा। बताओ कि इसको नीचे भेज देंगे तो आ जाएगा mg का साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जिसको समझ में नहीं आया हो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लो, पीछे करके, तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आराम से देख लो। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से भी जो है तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम जो है इस सवाल को बनाने का मेरा मोटिव ये था कि तुम जो है कितनी तरीके से तुम सोच सकते हो, कितने तरीके से जो है तुमको न्यूटन्स लॉ लगाने आता है, ठीक है ना। चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक और सवाल देखो, एक और सवाल है, सवाल है हमारा, सॉरी सवाल है कि यहां पर एक सीलिंग है, सीलिंग है और इससे दो ठो मास लटकाया हुआ है, एक मास है ए और एक मास है यहां पे ऐसे, ठीक है। ए वाला मास है वो हमारा है 2 kg का, ए वाला मास है वो हमारा है 3 kg का, ठीक है। सवाल है ये जो स्ट्रिंग है दिया हुआ वो आइडियल है या मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस माने इसका मास नहीं है, ठीक है, या लाइट स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, लाइट स्ट्रिंग, इसका मास नहीं दिया हुआ है। सवाल है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। हमको दोनों जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन बताओ। ये तो दूसरा सवाल है, पहला सवाल है फाइंड एबीडी ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। दोनों ब्लॉक का हमको एबीडी बनाना है, बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है। चलो आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। देखो आराम से समझना है, देखो पहले जो है हम पहले एबीडी बनाते हैं 3 kg के ब्लॉक को, 3 kg के ब्लॉक को, 3 kg के ब्लॉक जो है 3 kg के ब्लॉक ये जाना चाहेगा नीचे, कौन सा फोर्स से, ग्रेविटी की फोर्स से, mg मतलब 3g, 3g का मतलब 3 गुने g का वैल्यू 10 यूज कर लो, 10 तरीके 30 न्यूटन, 30 न्यूटन से 3 जो है 3 kg का ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे। जैसे ही नीचे जाएगा तो रस्सी जो है तन जाएगी, रस्सी जो है उसको ऊपर की तरफ खींचेगी किसी न किसी फोर्स से, लेट्स मान लो टेंशन T1, कितना से, टेंशन T1 से, T1 से जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, रस्सी अपनी तरफ, तो दिस इज पुल बाय स्ट्रिंग,
पुल बाई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो ऊपर रस्सी को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। ठीक है, ये जो है 3 kg के ब्लॉक पर एबीडी बन गया। बात आया 2 kg के ब्लॉक पे। 2 kg के ब्लॉक, देखो 2 kg के ब्लॉक पे जैसे ही 2 kg का ब्लॉक जो है पहले आना चाहेगा किधर, 2G से, मैंने mg जो है 2 kg का ब्लॉक है 2G से, mg से या 2G से नीचे आना चाहेगा, तो ऊपर वाला स्ट्रिंग जो है वो तन जाएगा, क्या तन जाएगा, ऊपर वाला स्ट्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींचेगा किसी ना किसी टेंशन T2 से, क्योंकि स्ट्रिंग अलग है। देखो ये वाला स्ट्रिंग क्या है, अलग, ये वाला स्ट्रिंग अलग है। लेकिन ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 kg के नीचे भी एक स्ट्रिंग है, धागा है, नीचे भी एक धागा है। और जैसे ही ये ब्लॉक जो है, ये वाला धागा, ये जो धागा है इसको कौन खींच रहा है, तो 3 kg का ब्लॉक जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, या नीचे वाला धागा जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगा कितना, T1। नीचे वाला टेंशन T1 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम होता है तो क्या होता है टेंशन से। हम बताए थे टेंशन निकालने के लिए कि जहाँ पे टेंशन निकालना है वहाँ पे खड़ा होकर छाता खोल दो, यहाँ पे खड़ा होकर छाता खोल दिया ऐसे ऊपर की तरफ। स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ मान लो टेंशन T1 है। अब यहाँ पे टेंशन निकालना है तो यहाँ पे नीचे होके खड़ा छाता खोल दो तो नीचे की तरफ आ जाएगा टेंशन। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। उसी तरह यहाँ पे टेंशन निकालना है तो यहाँ पे खड़ा होकर छाता खोल दो तो ऊपर आ जाएगा T2, यहाँ पे आके छाता खोल दो तो नीचे क्या आ जाएगा T2। ठीक है ना। चलो अब क्या करो कि हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई न्यूटन्स लॉ। ठीक है, बताओ कि ये 3 kg का ब्लॉक भी किसमें है, इक्विलिब्रियम पे है। ये 2 kg का ब्लॉक भी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो बताओ ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बताओ ऊपर का फोर्स कितना T1 और नीचे का फोर्स 13 न्यूटन। तो T1 इक्वल टू आ गया 3 × G बराबर 3 × 10 30 न्यूटन लिख सकते हो डायरेक्ट। T1 इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब ये रस्सी जो है 30 न्यूटन से नीचे की तरफ ब्लॉक जो है इसको पुल कर रहा है 2 kg के ब्लॉक को भी। तो बताओ कि ऊपर का फोर्स कितना है T2 और नीचे का फोर्स है 30 और प्लस 2 × G। तो 30 + 2 × 10, 30 और 2 20 50 न्यूटन। तो 2 kg का ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन टेंशन है। बताओ कि इसमें 50 न्यूटन का टेंशन है और इसमें कितना है 30 न्यूटन का टेंशन है। तो कौन जो है रस्सी पहले टूटेगा, ये वाला, क्योंकि टेंशन ज़्यादा है। तो सवाल भी पूछता है कि कौन सा स्ट्रिंग पहले टूटेगा, तो ये वाला स्ट्रिंग जो है टूट जाएगा जल्दी क्योंकि टेंशन ज़्यादा है। समझ गया ना। चलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। अच्छा एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। देखो आराम से समझना है, बेजान से बनाना है। यहाँ पे सीलिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक सीलिंग है और इससे जो है 2 ठो धागा बांधे हुए हैं। एक बांधा धागा ऐसे और एक धागा ऐसे, ठीक है। और इससे एक 10 kg का ब्लॉक जो है लटकाया हुआ है किसी ना किसी स्ट्रिंग से। अब हमको स्ट्रिंग नहीं पता है कितना, सब स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। सब जो स्ट्रिंग्स है आइडियल स्ट्रिंग्स है, या सवाल में आ जाए मासलेस है तो समझ जाना कि उसका मास नहीं लेना है, सब जगह टेंशन सेम मानना है। यहाँ 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 सब जगह टेंशन सेम, मासलेस स्ट्रिंग्स है। सवाल है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग्स, माने इसमें तीनों में टेंशन में स्ट्रिंग बताना है, टेंशन बताना है ईच स्ट्रिंग्स। और यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है सवाल में, ये दिया हुआ है एंगल 37 डिग्री और ये वाला एंगल दिया हुआ है हमारा 53 डिग्री। ठीक है, सवाल है कि हमको हर स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, बिल्कुल बता देंगे। इसको भी जो है हम 2-3 तरीके से समझाएंगे तुमको, ताकि तुमको न्यूटन्स लॉ आसानी से लगाना आ जाए। ठीक है, चलो तो आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहले जो है 10 kg पे हम एपीटी बनाते हैं। 10 kg के ब्लॉक, 10 kg के ब्लॉक जो है 10 kg के, इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ने से 10G 100 न्यूटन, 10 × 10 100 न्यूटन। जैसे ही ग्रेविटी नीचे चाहेगा लाने के लिए तो ब्लॉक जो है वो रस्सी से जुड़ा हुआ है, रस्सी उसको ऊपर की तरफ क्या करेगी, पुल करेगी किसी न किसी फोर्स टेंशन से, उसका नाम दे देते हैं T1। तो ये जो है ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर का फोर्स बराबर क्या होगा, नीचे का फोर्स। ठीक है ना, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो इस पे टेंशन हो गया ऊपर की तरफ T1, तो ई जो है रस्सी भी तो ऊपर की तरफ खींच दी ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक भी नीचे तरफ खींचेगा रस्सी को किसी न किसी फोर्स से T1 से ही, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है।
मासलेस है, हर एक जगह टेंशन सेम होता है, तो T1 से ये जो T1 है दिस इज पुल बाई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है पुल किया है, क्यों? क्योंकि ब्लॉक जा रहा था नीचे, तो स्ट्रिंग जो है ऊपर की तरफ खींच गया, ऊपर की तरफ खींच दिया, तो ये हो गया पुल बाई स्ट्रिंग। लेकिन ब्लॉक भी तो इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है, उस टेंशन का नाम क्या है? T1। ठीक है, T1। अब बताओ कि यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो तुम लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं सर 100 न्यूटन, क्योंकि ये जो 10 kg का ब्लॉक है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। सवाल में दिया हुआ है कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुआ ना? सारा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में सवाल दिया हुआ है। अच्छा, पहला टेंशन तो निकाल लिया। दूसरा है इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा, लेट्स मान लो T2 और इसमें मान लो T2। तो बताओ यहाँ T2 होगा, जैसे ही ब्लॉक जो है नीचे खिंचाएगा तो ऊपर आएगा टेंशन, और स्ट्रिंग जो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ध्यान से कि E 37 डिग्री, तो जेड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? 37 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। E 53 डिग्री, तो यहाँ भी होगा 53 डिग्री। अब थोड़ा सा हम इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे टेंशन हो गया T1, ठीक है, कितना हो गया? T2। और स्ट्रिंग्स अलग अलग था, इसलिए इसका टेंशन भी अलग अलग होगा, T3। ठीक है ना? अब यहाँ पर होगा हमारा T3, और इस पे नीचे की तरफ है टेंशन T1। देखो ये वाला कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। ठीक है, देखो ए एंगल जो है दिया हुआ है कितना दिया था? 37 डिग्री। ऑल राइट, अब ये वाला एंगल दिया है 53 डिग्री। तो कितना होगा? 37 और 50 90 होता है, टोटल 180 होना चाहिए, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब तुमको जो है यहाँ पे बनाना है, बना देंगे। देखो कैसे, बताओ कि T2 का एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, अब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा? T2 का sin 37। ठीक है, जिधर कॉस रहता है, थीटा रहता है, उधर कॉस लेते हैं, तो T2 इधर थीटा है तो इधर कॉस लेंगे, T2 का cos 37। उसी तरह T3 का इधर कितना कंपोनेंट आएगा? T3 का cos 53 डिग्री, और T3 का वर्टिकल में आएगा T3 का sin 53 डिग्री। अब ये ब्लॉक जो है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे कहीं नहीं जा रहा है, पूरा सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम न्यूटन लॉ लगाएं, तो ऊपर का फोर्स कितना है? ऊपर का फोर्स है T2 का sin 37 प्लस T3 का sin 53। T2 का sin 37 प्लस T3 का sin 53, और नीचे का फोर्स कितना है? 100। नीचे का फोर्स 100 है। ये हो गया हमारा ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में हम न्यूटन लॉ लगा दिए। क्लियर हुआ ना? चलो अब देखो यहाँ पे पुट करना है वैल्यू। T2 इंटू साइन 37 कितना होता है? 3/5 प्लस T3 इंटू साइन 53 कितना होता है? 4/5 इक्वल टू कितना? 100। तो कितना हो गया? 3T2 प्लस 4T3, और नीचे 5 LCM आएगा, 100 से गुना होकर कितना हो जाएगा? 500। इक्वेशन मान लो फर्स्ट। उसी तरह हम वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाते हैं। अब वर्टिकल पे तो लगा लिए, हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ। तो बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स। लेफ्ट का फोर्स है T2 cos 37 इक्वल टू T3 cos 53। तो T2 का cos 37 बराबर T3 का cos 53। बताओ कि T2 इंटू cos 37 इज 4/5 बराबर T3 इंटू cos 53 इज कितना? 3/5। 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पर T2 4T2 इक्वल टू आ गया कितना? T3, इतना आ गया। तो यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। तो पहले T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T3 इक्वल टू हो जाएगा 4T2/3। अब ये चीज़ उठा के यहाँ पे क्या करेंगे? T3 के जगह पे डाल देंगे, तो हो जाएगा 3T2 प्लस 4T3। 4T3 T3 है कि ना? 4T3/3। ठीक है, 4T3 बराबर 500। तो हो जाएगा 3 जा 9T2, T2 को T2 T3
यहाँ पे कितना किसका वैल्यू निकाला है, T2 ना, ओ सॉरी T2 है यहाँ पे, T3 का वैल्यू निकाला था, T2 है, सॉरी यहाँ पे T2 है। तो 3 3 9 T2 प्लस 16 T2 बाई कितना 3 बराबर 500। 16 और 9 25, 25 T2 बाई 3 इक्वल टू 500। 25 से कितना बार में 20 बार में, तो T2 इक्वल टू 20 तरीके 60 न्यूटन। कितना आ गया 60 न्यूटन आ गया। जैसे ही T2 आ गया 60 न्यूटन तो T3 भी निकल जाएगा। 30 गुने 60, 4 गुने 60, 3 20 से 20 हो गया 80 न्यूटन। ठीक है, T3 आ गया कितना 80 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अच्छा, क्या हम लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? अरे बिल्कुल लगा सकते हैं लेमिस थ्योरम, क्यों नहीं लगा सकते? लेमिस थ्योरम से बना सकते हो। कैसे? देखो कैसे बना सकते हो, आराम से समझना। लेमिस थ्योरम से कैसे बना सकते हो, देखो एक बात बताओ यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है, इधर जो था फोर्स लग रहा था कितना, इधर था मान लो कितना था T2 था, और इधर लग रहा था कितना T3, और इसके बीच में एंगल कितना था 90, ये वाला एंगल कितना था 37, और ये नीचे कितना लग रहा था 100, और ये कितना था 53। ध्यान से बनना, ध्यान से, ध्यान से। ई वाला एंगल कितना होगा 90 होगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस 53, बिल्कुल होगा। और ई वाला 9 थीटा है 37, अभी 90 है, तो ये हो जाएगा फिर से कितना 90 प्लस 37। बस अब लेमिस थ्योरम लगाओ, T2 बाई सामने वाला एंगल, तो कलर चेंज कर लेते हैं, T2 बाई सामने वाला एंगल, सामने वाला एंगल कितना है साइन ऑफ 90 प्लस 53 बराबर T1 T3 है, सॉरी T3 बाई सामने वाला एंगल साइन 90 प्लस 37, अब बराबर नीचे वाला 100 बाई साइन 90। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे T2 निकालना है, तो T2 बाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री बराबर T3 बाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 37 डिग्री बराबर 100 बाई 1, साइन 90 का वैल्यू 1। अब T2 निकालना है, तो T2 से कंपेयरिंग कर लो इसको इसके साथ, T3 निकालना तो इसके साथ कंपेयरिंग कर लो, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 100 कॉस 53, तो 53 का वैल्यू होता है 100 इंटू 3/5, 20 बार में 20 60 न्यूटन आना ही चाहिए। T2 60 न्यूटन आया था। T1 इक्वल टू T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का कॉस 37, अरे को गुना करना है, तो 100 इंटू कॉस 37 इज 4/5, 5 से 20 बार में 20 हो गया 80 न्यूटन। अरे आना ही चाहिए, T3 इक्वल टू 80 न्यूटन आया ही था, ऊपर देख लो T2 60 न्यूटन है और T3 कितना था 80 न्यूटन है ना T3। चलो ये दूसरा मेथड हो गया। अच्छा तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना, तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है आराम से समझो, यहां पर कितना है 90 डिग्री है, और यहां पे कितना है, यहां पर है mg, कितना आसान है समझना, mg कितना था 100 था नीचे, सॉरी, और यहां पे था T2, ये था हमारा T3, आराम से समझो कोई जल्दीबाजी नहीं। और ए वाला एंगल कितना होगा, देखो ए वाला एंगल कितना होगा, इसके जस्ट सामने वाला, अभी बताते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान से। एक बात बताओ कि ध्यान देखो, देखो ध्यान से सुनना, ई एंगल कितना होगा, ई वाला एंगल होगा कितना, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं ई वाला एंगल। कैसे?
ए वाला एंगल होगा कितना। पहले एक बात बताओ सुनो कि T3 का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेंगे इसके अलावा तो कोई कॉम्पोनेंट आएगा नहीं आएगा, सिर्फ क्या रहेगा T3 का cos 90। अरे T3 का cos 90 कितना होगा, जितने थीटा रहता है उधर T3 का cos 90 जीरो, कोई कॉम्पोनेंट नहीं आएगा। परपेंडिकुलर में क्या कॉम्पोनेंट आएगा, तो इधर T3 का कोई कॉम्पोनेंट नहीं आया, सिर्फ बचा क्या T2। अगर ए वाला फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में निकाल लें 100 का ए वाला कॉम्पोनेंट तो काम बन जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है ना। अच्छा ई वाला एंगल कितना था, ए वाला एंगल था कितना 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री था। जब 37 डिग्री था ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। ये 53 फिर कितना 90 बनने के लिए 37, ये 37 तो फिर से कितना होगा, ये वाला था हमारा 53 तो बताओ ये 53 तो कितना 37 तो ये कितना हो जाएगा 53। तो 100 का ई कॉम्पोनेंट ले लो, 100 का ई कॉम्पोनेंट होगा 100 cos 53 डिग्री। तो T2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो 100 cos 53 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे करने से काम हो गया कि T3 का कोई कॉम्पोनेंट इधर नहीं आया, डायरेक्ट T2 इक्वल टू ये हो गया। तो बताओ कि यहाँ पे T2 इक्वल टू 100 cos 53 डिग्री कितना होता है, cos 53 कितना होता है 3/5, 5 से 20 बार में कितना है 60 न्यूटन आना ही चाहिए। और उसी तरह 100 का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा 100 sin 53 डिग्री। बताओ T2 का ई कॉम्पोनेंट इधर कितना आएगा, T2 का cos 90 जीरो आएगा, T2 का कोई कॉम्पोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ बचेगा T3 इक्वल टू 100 sin 53 डिग्री, 100 sin 53 डिग्री। तो T3 इक्वल टू हो जाएगा 100 sin 53 डिग्री। बताओ 100 इंटू साइन 53 इज 4/5, 5 से 20 बार में 20 चौके 80 न्यूटन। अरे आना ही चाहिए, यही ना था। तुम एक ही सवाल को 3 मेथड से बता रहे हैं, इसका मतलब है कि तुमको जो है नॉलेज ये चीज का हो जाए कि हम किसी भी तरीके से समझा सकते हैं, किसी चीज को बना सकते हैं। क्लियर हुआ ना। चलो एक और सवाल, ठीक है। जितना सवाल करेंगे हम उतना ही जो है तुमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो सवाल क्या है हमारा, सवाल है कि यहां पर हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहां पर हमारा इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक एम मास का ब्लॉक जो है ऐसे पड़ा हुआ है और यहां पर एक वाल है, वाल के साथ एक इसको रस्सी से ऐसे बांधा गया है, रस्सी के साथ बांधा गया है, ठीक है। और ए एंगल जो है दिया हुआ है थीटा, ठीक है। सवाल है हमारा कि सबसे पहले फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, एंड ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन applied by also find the normal reaction applied by inclined plane। inclined plane जो है कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, अप्लाई बाय inclined plane ऑन ब्लॉक M, ठीक है। ये सवाल है तो इसको ट्राई करो सॉल्व करके। ट्राई कर लिए होगे, चलो हम बताते हैं, आराम से समझना। देखो पहले तो हम एपीडी बनाएंगे, देखो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर हमारा एम मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो बताओ कि इंक्लाइन प्लेन का सरफेस जो है इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ और जिस फोर्स से पुश करता है उसको क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। अच्छी बात है, ये तो सबको पता है। अच्छा जैसे ही ए ब्लॉक जो है ब्लॉक इसको ये जो है इसके अंदर रस्सी के अंदर टेंशन आ जाएगा, ये जाना चाहेगा नीचे, तो रस्सी जो इसको पीछे इधर पुल करेगी, सॉरी हाँ पुल करेगी इधर, ये ब्लॉक जो है एम मास का जाना चाहेगा नीचे इधर, तो रस्सी जो है तन जाएगी, तन जाके इधर पुल करेगी इधर इस तरह के डायरेक्शन में, तो दिस इज पुल बाय स्ट्रॉप या स्ट्रिंग, ठीक है ना, पुल बाय स्ट्रिंग। अब वही जो है इसको ब्लॉक जो है इसको रस्सी को इधर पुल करेगी वही स्ट्रिंग से मेथड। अच्छा mg का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ऐसे mg, अभी कितना है थीटा। तो बताओ कि यहाँ पे
बताओ कि नॉर्मल और वर्टिकल के साथ वही एंगल बनता है जो इंक्लाइन प्लेन जो है ग्राउंड के साथ बनाता है। ग्राउंड के साथ थीटा बना रहा है तो वर्टिकल और नॉर्मल भी एंगल कितना बनाएंगे, थीटा। देख सकते हो थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से फिर थीटा हो जाएगा इधर। चलो अब ध्यान से सुनना, हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। अब न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो देखो हम न्यूटन्स लॉ कैसे कैसे लगाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है, और mg जो है वो ऐसे है, और टेंशन जो है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, टेंशन कुछ ऐसे है। अब ये एंगल थीटा है, और जानना चाहोगे तो ई भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। क्यों, समझो, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल भी थीटा होगा, थीटा इन 90 माइनस थीटा, तो फिर से कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो देखो थीटा बनाया है। अब देखो यहाँ पे तो किस डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगा रहे हो, ये देखो। तो सबसे पहले बताओ n का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, n का cos थीटा। अब n का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, n का sin थीटा, ठीक है। उसी तरह t का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, t cos थीटा, और t का ऊपर कॉम्पोनेंट कितना होगा, t sin थीटा। अब ये जो है हम वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगा रहे हैं। तो बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन बताओ। वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा प्लस t sin थीटा बराबर नीचे का तरफ फोर्स कितना है, mg इक्वेशन मान लो फर्स्ट। उसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे है तो n sin थीटा इक्वल टू t cos थीटा, n sin थीटा इक्वल टू t cos थीटा। एक काम करते हैं, यहाँ से t का वैल्यू निकालो, तो t इक्वल टू हो जाएगा n sin थीटा बाई cos थीटा मतलब tan थीटा, n tan थीटा। अब n tan थीटा उठा के कहाँ रख दो, कोई इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n का cos थीटा प्लस t की जगह पे लिख देंगे हम n sin थीटा, या n sin थीटा बाई cos थीटा लिख दो। अरे n sin थीटा बाई cos थीटा है ना t की जगह पे, इंटू पहले से sin थीटा है बराबर mg। तो कितना हो जाएगा, n इंटू cos थीटा, नॉर्मल कॉमन ले लो, तो cos थीटा नीचे एलसीएम ले लो, नॉर्मल कॉमन लेके, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर कितना है, mg। तो n इंटू इसका वैल्यू 1 cos थीटा, तो mg cos थीटा, तो नॉर्मल हो गया mg cos थीटा। अब टेंशन निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर दो t की जगह पे, तो यहाँ से टेंशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू है n sin थीटा बाई cos थीटा। तो बताओ n कितना आया, mg cos थीटा आया इंटू sin थीटा आया बाई कितना, cos थीटा। बोलो ठीक है ना। तो बताओ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो आया mg का sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम along द इंक्लाइन प्लेन अगर न्यूटन लॉ लगाएं तब, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, तो एक सवाल और लिख लो, इसमें लिखो कि अप्लाई न्यूटन्स लॉ along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane। बस ये लफ्ज है न्यूटन्स लॉ का। तो देखो बिल्कुल बताएंगे, देखो आराम से समझना। यहां पर हमारा इंक्लाइन प्लेन है और ए हमारा एम मास है, mg लग रहा था नीचे की तरफ, mg नॉर्मल रखता है ऐसे, टेंशन लग रहा था ऐसे, और एंगल था यहाँ पर थीटा, और यहाँ पे एंगल था कोस फिर से थीटा। अब एक बात बताओ कि n का हमको जो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन लगाना है, तो बताओ e भी कितना होगा, थीटा होगा, mg का e कॉम्पोनेंट होगा mg का cos थीटा, और mg का e कॉम्पोनेंट आएगा mg का sin थीटा। बताओ एक बात बताओ कि नॉर्मल जो है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन लगा रहे हैं।
तो नॉर्मल डायरेक्ट बराबर हो गया किसका, mg के cos थीटा के, और यहाँ पे टेंशन जो है डायरेक्ट बराबर हो गया किसका, mg के sin थीटा के। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो हम जो है तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कैसे जो है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगा सकते हो, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगा सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे न्यूटन्स लॉ लगा सकते हो, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ कैसे लगा सकते हो। समझ गया ना। चलो एक और सवाल करते हैं। दो सवाल थोड़ा टफ है, तो लिखो। सवाल है ऐसे कि एक सीलिंग है, सवाल है यहाँ पे एक सीलिंग है ऐसे, और यहां पर एक ऐसे जो है रस्सी लटकाया हुआ है ऐसे। ये वाला पॉइंट है हमारा ए, ये वाला पॉइंट है हमारा बी, और यहां पर भी एंगल बना रहा है थीटा, यहां पर भी एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। और इस रस्सी का मास दिया हुआ है m, रस्सी का मास दिया हुआ है m। जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर तुमको बताना है, ठीक है। जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर तुमको जो है क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। सवाल है हमारा फाइंड टेंशन एट ए एंड बी, पहला सवाल है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप, ठीक है ना। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी तो ये थोड़ा सा झुक गया है, तो ऐसा सवाल जो है तुमको मिलेगा। तो बताओ कि यहाँ पे अगर हम सवाल पूछे कि फाइंड, पहला सवाल है द टेंशन एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे जो है तुम क्या बनाओ, टेंशन बनाओ, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, पहला सवाल है, ट्राई करते हैं। देखो आराम से समझना है, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम तुमको बना के दिखाते हैं। कहाँ चल गया, फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखो ये हमारा सीलिंग है, ये हमारा सीलिंग है। देखो यहाँ पे ऐसे है, देखो बताओ कि इस पे ग्रेविटी का फोर्स किधर मान रहे हैं, मान सकते हैं mg नीचे लगते हुए। अब बताओ कि ए वाला रोप जो है, ए वाला रोप वो जाना चाहेगा नीचे ऐसे, ए रोप जो है वो जाना चाहेगा किधर, नीचे ऐसे। जैसे ही जाना चाहेगा ये रोप नीचे, ग्रेविटी लग रहा है mg, जैसे ही नीचे जाना चाहेगा रोप, तो सीलिंग जो है, सीलिंग ए पॉइंट यहाँ पर, ये उसको ऊपर की तरफ खींच देगी किसी न किसी टेंशन से, ठीक है। दिस इज पुल बाई सीलिंग। सीलिंग जो है इसको, ये रस्सी जो है जाना चाहेगा नीचे, ठीक है ना, रस्सी जो है नीचे की तरफ पुल करेगी। तो ये जो है यहाँ पे देखो टीए जो है पुल करेगा कौन, पुल बाई रोप। रोप जो है नीचे की तरफ इसको खींचेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ये रस्सी खिंचाना चाहेगा नीचे की तरफ, तो सीलिंग जो है ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुल देगी, वही हमारा टेंशन होगा। बताओ ये एंगल कितना था, थीटा। तो बताओ कि ई थीटा, तो ये भी कितना, थीटा। टीए का ई कॉम्पोनेंट आएगा टीए कॉस थीटा, और टीए का ई कॉम्पोनेंट आएगा टीए साइन थीटा, टीए साइन थीटा। अच्छी बात है। अब यहाँ पे बताओ बी पर, यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो इस वाले पार्ट जो है, ए वाला पार्ट, ये जाना चाहेगा नीचे की तरफ, इसको रस्सी जो है अपनी तरफ खींच रही है किसी न किसी टेंशन से, मान लो बी पॉइंट है तो टीबी से खींच रही है नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे की तरफ इसको स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींचेगी, ये पुल बाई स्ट्रिंग। जैसे ही इसको रस्सी अपने तरफ खींचेगी तो टेंशन लग जाएगा ऊपर की तरफ, सीलिंग जो ऊपर तरफ खींचेगा इसको किसी न किसी टेंशन से, टीबी से। अब देखो ध्यान से, ई थीटा था तो ये भी कितना, ई थीटा, तो ये भी कितना, थीटा। टीबी का ई कॉम्पोनेंट कितना आएगा, टीबी का साइन थीटा, और टीबी का ए कॉम्पोनेंट आएगा टीबी कॉस थीटा। अब ए रोप जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर जा रही है ना, इधर जा रही है, ठीक है ना, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे जा रही है, इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाएं, वर्टिकल डायरेक्शन में अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ यूज करें, तो ऊपर का फोर्स कितना है, ऊपर का फोर्स है टीए का साइन थीटा और टीबी का साइन थीटा बराबर कितना, mg। तो टीए का साइन थीटा
प्लस टीबी का साइन थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, इक्वेशन मान लो या ऐसे लिख लो, TA प्लस टीबी इंटू साइन थीटा बराबर mg, तो TA प्लस टीबी बराबर mg बाई साइन थीटा। ठीक है ना। अच्छा, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। उसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में अगर न्यूटन लॉ लगाएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओ न्यूटन लॉ। वर्टिकल डायरेक्शन में तो वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स। लेफ्ट का फोर्स है TA cos थीटा, राइट का फोर्स है TB का cos थीटा। तो बताओ कि TA का cos थीटा इक्वल टू TB का cos थीटा। बताओ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और TA बराबर क्या आ गया TB। टेंशन जो है दोनों जगह क्या होगा, हर समय बराबर होगा। इसको मान लो थोड़ा लिख लिया T, तो इसके जगह पे भी लिखेंगे T प्लस इसके जगह पे भी T बराबर mg बाई साइन थीटा। तो 2 इंटू टी बराबर mg बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन इक्वल टू आ गया mg बाई 2 का साइन थीटा। टेंशन आगे पता चल गया स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास TA इक्वल टू TB इक्वल टू mg बाई 2 साइन थीटा। क्लियर हुआ? ये जो है हमारा पहला सवाल था। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? चलो अगला पॉइंट। यहां पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, यहां पे कोई पॉइंट दिया हुआ है C। यहां पर कोई पॉइंट दिया हुआ है हमारा क्या, C। ठीक है, हमको सवाल है कि फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट पॉइंट C। ये सवाल है, ठीक है ना। सवाल लिखो, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट C। दूसरा सवाल है इसमें, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट C। फाइंड द टेंशन एट पॉइंट C। देखो C पे हमको टेंशन बताना है, बिल्कुल बता देंगे। देखो आराम से समझना। यहां पे एक बात बताओ कि यहां पर अगर हम सीलिंग ऐसे बनाए, सीलिंग जो है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। देखो ऐसे सीलिंग है सीधा। अब A पॉइंट पे ऐसे रस्सी बंधा हुआ है ऐसे। अब हमको C पॉइंट है एकदम यहां पर, C पॉइंट है यहां पे। अब बताओ कि C पॉइंट पे बताओ आधा वाला पार्ट पे हम ग्रेविटी मान सकते हैं ऐसे, कितना, पूरा स्ट्रिंग का मास था m, तो आधा स्ट्रिंग का मान कितना होगा m बाई 2 इंटू जी लगेगा नीचे। जैसे ही स्ट्रिंग पे लगेगा नीचे की तरफ फोर्स, स्ट्रिंग लगेगा नीचे की तरफ फोर्स, तो रस्सी को ये जो है खींचेगा अपने तरफ ऐसे, किसी न किसी टेंशन TC से। ठीक है, C पॉइंट पे बता रहे हैं किसी न किसी टेंशन TC से। ये जो TC है यहाँ पे TC, यहाँ पे ऐसे TC, ये जो है कौन क्या है, पुल बाई, पुल बाई। ये जो पुल बाई लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग, लेफ्ट साइड ऑफ पुल बाई, ये कौन कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कर रहा है, ऑन राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग। देखो इधर वाला पार्ट का जो स्ट्रिंग था इसको अपने तरफ खींचेगा किसी न किसी टेंशन से TC से, राइट साइड वाला को बताओ। तो राइट साइड वाला जो है किसी न किसी स्ट्रिंग, राइट साइड वाला पार्ट E जो है TC, ये कौन खींच रहा है, राइट साइड का स्ट्रिंग जो है पुल बाई, राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग, राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग किस पर, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है ना। जैसे ही ये जो है ग्रेविटी रहेगा नीचे की तरफ तो ई वाला तनाएगा, तनाएगा तो इसको जो है ऊपर की तरफ खींचेगा, कौन कौन, लेफ्ट साइड वाला, किसको, इधर वाला स्ट्रिंग को इधर। तो वही एक्शन रिएक्शन प्रेशर इधर जो है उसको राइट साइड वाला स्ट्रिंग जो है ए वाला इधर वाला, इसको खींचेगा किसी न किसी फोर्स से लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग को TC से। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब यहाँ पे हमको जो है इसका टेंशन बनाना है स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का टेंशन बनाना है तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे यहाँ पे जो था एंगल क्या था, थीटा था। तो T का एक कंपोनेंट ऊपर आया था, T कितना आया था
थी, याद है ना, ये थीटा था। तो आया था हमारे पास टी का कॉस थीटा आया था, अभी आया था टी का साइन थीटा, यही ना आया था टी ओ सॉरी थीटा, ई कॉस थीटा आया था, टी का कॉस थीटा, अभी आया था टी का साइन थीटा। ऊपर टेंशन दोनों का सेम आया था, टी और टी भी दोनों। तो बताओ टी का कॉस थीटा जो है वो टीसी के बराबर होगा, इधर टीसी लगने वाला फोर्स के, टेंशन के, क्योंकि लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल टू राइट साइड का फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी सी, टी का कॉस थीटा इक्वल टू क्या, टी सी। बताओ टी हम निकाल चुके हैं कितना, एम जी बाई टू साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा इक्वल टू टी सी। तो सी पर टेंशन आ गया कितना, एम जी बाई टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सी पॉइंट पे टेंशन आ गया। ये हम कैसे डायरेक्शन में मोशन लॉ लगाए हैं, न्यूटन लॉ लगाए हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाए हैं न्यूटन लॉ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ हम लगाए हैं। क्लियर हुआ। देखो ना, इधर का फोर्स टी सी और राइट का फोर्स है, लेफ्ट का फोर्स है टी कॉस थीटा और राइट का फोर्स है टी सी, बराबर हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा चलो अगला पॉइंट है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, देखो क्या सवाल में जो है मेंशन कर दे रहे हैं ऊपर, यहां पर कोई पॉइंट है डी, यहां पर कोई पॉइंट है क्या डी, और यहां वाला जो पॉइंट है वो यहां पर, यहां पे स्ट्रिंग के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। सवाल है फाइंड द टेंशन एट डी, ठीक है, ये सवाल है, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट डी। हमको डी पे टेंशन बताना है, बिल्कुल बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखो आराम से समझना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो हम जो है डी तक ही हम जो है बना रहे हैं स्ट्रिंग, ये हमारा सीलिंग है और यहां पर पॉइंट है डी। देखो यहां पे ये जो यहां पे टेंशन है टी डी डी, ये जो टी डी है ये कौन खींच रहा है, ये टी डी जो है ई राइट साइड का जो स्ट्रिंग है, क्योंकि इस पे हमको इसका मास नहीं पता कितना लगेगा, मान सकते हैं कि मास जो है एम डेस जी है, मास हमको नहीं पता तो मान लिए इसका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा एम डेस जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है तो मास थोड़ी ना पता है कितना है, हाफ था तो हाफ मास बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे मास नहीं पता तो मान लिए कि यहाँ पे एम डेस है मास, ये मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मास निकाल देंगे, एक सवाल लिख देंगे मास फाइंड करो, फाइंड कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे एंगल कितना था थीटा, देखो यहाँ पे एंगल फिर से थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन था टी, तो टी का आएगा कंपोनेंट टी कॉस थीटा और टी का एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में टी का साइन थीटा। अब एक बात बताओ कि टी डी का दो कंपोनेंट है, टी डी का कॉस अल्फा और टी डी का नीचे वाला टी डी का साइन अल्फा, टी डी का साइन अल्फा। बताओ ये टी डी जो है दिस इज पुल बाई राइट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग, right side of string on left side of string, left side on string, जो लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग है माने इधर वाला स्ट्रिंग है उसको अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है नीचे और नीचे ग्रेविटी लगने की वजह से रस्सी खिंचा रहा है नीचे की तरफ, नीचे गिर रहा है, तो ये रस्सी तन जाएगा ना तो ऊपर की तरफ ये जो है लग जाएगा टी डी, ऐसे एक खींचेगा इधर तो एक्शन बाई रिएक्शन पेयर जो है इधर भी लग जाएगा टी डी। बोलो अच्छी बात है। तो बताओ कि यहाँ पे हम न्यूटन लॉ लगाएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टी डी का कॉस अल्फा इक्वल टू टी का कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बताओ कितना होना चाहिए, टी डी का कॉस अल्फा, टी डी का कॉस अल्फा इक्वल टू टी का कॉस थीटा। बताओ टी डी कितना है, नहीं पता वही तो फाइंड करना है, बराबर टी कितना है, टी निकाल चुके हैं एम जी बाई टू साइन थीटा, याद करो इंटू कितना कॉस थीटा। तो बताओ कि यहाँ पे टी डी इंटू कॉस अल्फा बराबर एम जी बाई टू कॉट थीटा, कॉस अल्फा को नीचे ले आओ तो हमारे पास टी डी आ जाएगा कितना, टी डी आ जाएगा एम जी बाई टू कॉट थीटा
बाई कितना कॉस अल्फा। दिस इज द टेंशन एट पॉइंट डी। क्लियर हुआ ना? दिस इज टेंशन एट पॉइंट डी आ गया। चलो अगला सवाल है फाइंड 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 द मास एम डैश। वो एम डैश फाइंड करो। इसका मास जो माने है ना, इतना दूर का मास, इतना दूर का मास। मान लो कि ए वाला पॉइंट ए है और ए वाला पॉइंट डी है, तो ए डी तक का मास फाइंड करो। फाइंड द मास ऑफ एडी स्ट्रिंग। एडी स्ट्रिंग तक है, उसका मास हमको फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएं, वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ही न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो एम डैश फाइंड हो जाएगा। कैसे? टी साइन थीटा ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, तो ऊपर का तरफ फोर्स है टी साइन थीटा और नीचे की तरफ फोर्स है एम डैश जी प्लस टी डी का साइन अल्फा। तो लिख लो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ही हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ, तो ऊपर का फोर्स कितना है, ऊपर का फोर्स है टी साइन थीटा, ऊपर का फोर्स है टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा बराबर नीचे का फोर्स है एम डैश जी प्लस टी डी का साइन अल्फा। यही है, देखो ऊपर का फोर्स है हमारा टी का साइन थीटा इक्वल टू नीचे का फोर्स है एम डैश जी प्लस टी डी का साइन अल्फा। सही है। बताओ कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एम डैश जी ना, एम डैश निकालना है, तो एम डैश जी इक्वल टू कितना होगा, इसको इधर लाओ, तो टी साइन थीटा माइनस टी डी का साइन अल्फा। तो बताओ कि यहाँ पे एम डैश जी, टी कितना है, टी है हमारा एम जी बाई टू का साइन अल्फा था ना, साइन थीटा था, इंटू साइन थीटा माइनस टी डी अभी तुरंत निकाले थे, कितना आया था, एम जी का कॉट थीटा बाई टू कॉस अल्फा आया था, अभी तुरंत निकाले हैं, ठीक है ना, इंटू पहले से दिया हुआ है कितना, साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, जी और जी कैंसिल, तो एम डैश इक्वल टू आ गया कितना, एम बाई टू माइनस एम बाई टू कॉट थीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है ना, कॉट थीटा इंटू, अच्छा टी डी का कितना है, साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टेन अल्फा होता है, सॉरी कॉट अल्फा लिख दी यहाँ पे, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा। तो यहाँ पे m बाई टू कॉमन ले लो, तो नया मास आ जाएगा हमारे पास m बाई टू 1 माइनस कॉट थीटा इंटू टेन अल्फा, ये हो गया हमारा मास। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो है हम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहे तो उसका टेंशन नॉर्मल इस तरीके से हम निकालते हैं। इस वीडियो में जो है हम तुमको सिखा दिए। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग हो तो उसका हम जो है टेंशन नॉर्मल ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।